दिस साइड सुदीप ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करने जाएंगे क्यूट 2022 मैथ्स पेपर 31 to 45 क्वेश्चंस। फर्स्ट 2 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, अप टू 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन एवरेज थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल थे। क्यूट 2022 एक सिंपल पेपर आया था। ओके, आपने देखा ही है 30 क्वेश्चन में से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आई। अब नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी एवरेज क्वेश्चन है, मीन्स कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल एवरेज सिंपल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिस बच्चे को फार्मूला आता है उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है। क्या गिवन हमें? अर्थमेटिक मीन इज 125, अर्थमेटिक मीन इज 125 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 60। तो हमें क्या चाहिए? हार्मोनिक मीन चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है? GAH। हमें हार्मोनिक मीन चाहिए तो फार्मूला होता है G² = AH। दिस इज अ फार्मूला, हर बच्चे को पता है, दिस इज बेसिक फार्मूला। G² = AH। तो G की वैल्यू को पुट कर दिया 60 का स्क्वायर, A क्या 125 है इंटू H, तो H की वैल्यू क्या आ गई? 60 का स्क्वायर मीन्स दिस बाई 125। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। दिस इज 5, दिस इज 12, अगेन 5, 12, 144/5 मीन्स की दिस इज 20, क्या होगा? दिस 28.8। आपका आंसर आ गया 28.8 मीन्स आंसर इज C चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा फार्मूला आपको आना चाहिए। A पता है, G पता है, A गिवन है, G गिवन है, H आपको निकालना है। इस फार्मूला आपको आता है, इस फार्मूले में डाल दिया, H की वैल्यू आ गई। वेरी सिंपल। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वो इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी लेंथी है, मैं कहूँगा कि इस पेपर में सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है। बट ऐसे क्वेश्चन जब लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपकी चॉइस होती है कि अगर टाइम है तो करो, नहीं टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे तो इसको नहीं करना, बिकॉज इतना लेंथी क्वेश्चन करने बैठ के तो अबाउट 5 to 10 मिनट्स आपके वेस्ट हो सकते हैं। सो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज ऑफ 20 आइटम्स। 20 आइटम्स का मतलब n आपका 20 हो गया। 20 आइटम्स का मतलब n आपका क्या हो गया? 20 हो गया। ओके, और क्या गिवन हमें? अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका कितना है? 20 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5 है। ये हमारे पास डाटा गिवन है। बट वाइल कैलकुलेटिंग देम 15 वाज मिसलेड एज 30। 15 को हमने गलती से 30 पढ़ लिया, मीन्स की 15 था पर हमने 30 पढ़ लिया। ओके, दिस इज, ये आपकी कैलकुलेशन इन पर गलत हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास क्वेश्चन आया। अगर ये क्वेश्चन होता फाइंड द करेक्ट मीन फिर तो बड़ा इजी होता, पर ये क्वेश्चन क्या? फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना एडवाइजेबल होता है। पर अभी एक बार देख लो आप, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बाई चांस टाइम हो तो करने भी पड़ सकते हैं आपको। सो n पता है, मीन पता है, ये पता है, तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन xi/n। तो समेशन xi क्या होगा? समेशन xi होगा n इंटू एक्स मीन। n हमारे पास कितना है? 20 है, मीन हमारे पास 20 है, तो ये सम आ गया 400। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनकरेक्ट सम। इसको बोलते हैं इनकरेक्ट सम, बिकॉज हमें पता है कि हमारे से जो एक डाटा था गलत था, ये आपका डाटा गलत आया था, तो इसको हम बोलेंगे इनकरेक्ट सम। ओके, तो हमने इनकरेक्ट सम निकाल लिया। तो अगर इसको करेक्ट सम करना चाहूँ, इसका करेक्ट सम क्या होगा? क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें? उसके लिए हमें इनकरेक्ट वैल्यू, ये इनकरेक्ट वैल्यू थी, इसको माइनस कर दो, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दो, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो, मीन्स ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 385 हो गया। दिस इज अ करेक्ट सम। करेक्ट सम, नया सम आ गया। तो न्यू मीन क्या आएगा? करेक्ट मीन क्या आएगा? करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन हमारे पास आ गया सम, न्यू सम, जो आपने न्यू सम निकाला है बाय 20, ये हमारे पास होगा। मीन 385/20, ये आपका आ गया करेक्ट मीन आ गया। दिस इज करेक्ट मीन। ओके, बट हमारे पास क्वेश्चन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, करेक्ट मीन नहीं है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। अदरवाइज अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉर्मूला पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है समेशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, हर बच्चे को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। न्यू मीन तो हमें मिल गया, करेक्ट मीन तो हमें मिल गया, पर ये वाला भी मुझे करेक्ट चाहिए। ये तो करेक्ट आ गया, पर ये करेक्ट मेरे पास अभी नहीं आया, तो इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ये तो मुझे मिल गया हुआ है, करेक्ट मीन आ गया, ये करेक्ट सम भी, अगर ये भी करेक्ट मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं आपको देखूँ कि पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन 5 था, इसको मैंने 5 लिख दिया।
ओके, तो यहाँ से मैं ये निकाल लूँगा। ओके, दिस मीन का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये पुराना मीन है, माइंड में रखना, ये पुरानी चीज़ चल रही है, पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो पुराना मीन है। तो पुराना मीन क्या था, 20 था, 20 को यहाँ डाल दो तो पुराना सम आ जाएगा, पुराना सम दिस आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 25 मीन्स कि 425 आ गया, ये पुराना ये आ गया। ओके, तो पुराना सम का स्क्वायर क्या आ गया, पुराना सम का स्क्वायर आ गया, n हमारा 20 है, n 20 हमारा 20 मल्टीप्लाई कर दो 425 इंटू 20, ये हमारे पास आ गया 8500। ये पुराना सम का स्क्वायर आ गया 8500। तो मीन्स कि ये हमारे पास ओल्ड सम का स्क्वायर आ गया, इसको बोलेंगे इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट आया, दिस इज इनकरेक्ट। मुझे इसको करेक्ट करना है, इसको करेक्ट कैसे करूँगा मैं, आपको पता है इसको करेक्ट करने का क्या वे होगा। इसका एक डाटा गलत है, इसका एक डाटा कौन सा गलत है, इसका एक डाटा जो गलत है उसको पहले माइनस कर दो, बिकॉज स्क्वेयर्स को माइनस कर रहे हो, तो इस 30 का स्क्वायर माइनस कर दो और 15 का स्क्वायर ऐड कर दो। 30 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 15 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये न्यू करेक्ट सम आ जाएगा। दिस इज करेक्ट स्क्वेयर्स का सम, करेक्ट स्क्वेयर्स का सम। तो ये कितना बनेगा, 8500 माइनस 900 प्लस 225। थोड़ी सी कैलकुलेशन बोरिंग होती है यहाँ पर, कैलकुलेशन काफ़ी बोरिंग होती है। अगर मैं थोड़ा सा दिखना चाहूँ तो 7825 बन रहा है, ये बन गया 7825। ओके, ये हमारे पास आ गया न्यू सम का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, न्यू सम का स्क्वायर। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन फार्मूला ये वाला लगाओ, अगेन ये वाला फार्मूला लगाओगे, आपके पास 7825 आ गया। ये जो न्यू सम का स्क्वायर आ गया 7825 आ गया बाई 20 माइनस न्यू मीन, ये न्यू मीन आ गया। ओके, यहाँ पर आप 7825 डाल दो, यहाँ पर डाल दो 7825 बाई दिस 20। ओके, माइनस दिस मीन का स्क्वायर, ये आपने करना है। इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पर अगर आप कहते हो तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये आप कर चुके हो तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। तो क्या करेंगे हम, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या थी 7825 बाई 20। ओके, माइनस मीन क्या था 385 बाई 20। ओके, दिस स्क्वायर, बस ये आपका आंसर बनेगा। ये जो वैल्यू आएगी आपका आंसर आएगी। इसको आपने सोल्व कर लेना है, जैसे मर्जी सोल्व करो। 5 को कॉमन ले लो, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ जाएगा, नीचे से 20 कॉमन आ रहा है, तो छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.54। इसको थोड़ा सा सोल्व करने के बाद, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग था, आपको पता ही लग रहा है कि बोरिंग था। पहले आपने न्यू मीन निकाला, फिर न्यू सम का स्क्वायर निकाला, उसको वापस यहाँ पर पुट किया, देन आपका न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आया। बोरिंग क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, जब आप सब कुछ कर चुके होंगे तब ऐसे क्वेश्चन करो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन शुरू में नहीं करने। ओके, ये स्टेप मैंने छोड़ दिया, इसको आप सोल्व कर लेना अपने आप। 4.54 आपका आंसर आ जाएगा। हमने सोल्व किया हुआ, अगर आपको देखना तो देख सकते हो। हमने देखो यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया था, ये मैंने करके दिखाया था आपको। ये देखो वैल्यू, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ऐसे, थोड़ा सा 5 बाहर आ गया, 20 नीचे से बाहर आ गया, तो आपका आंसर आ गया 4.54। क्वेश्चन ईजी है पर काफ़ी लेंथी है। ओके, ऐसी क्वेश्चन शुरू में छोड़ दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 33, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, गिवन द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्या मार्क्स है, M1 to M25। ओके, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला 2 सेकंड में कर सकते हो। 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स ये है, मार्क्स इन द रेंज ऑफ 1 to 100, M mean is a mean of the marks which of the following is true। हर बच्चे को पता है कि sum of deviation about mean, this is sum of deviation। ये क्या है, ये आपकी मार्क्स है, ये मीन है, तो this sum of deviation about mean is always 0। sum of deviation about mean क्या होता है, हमेशा 0 होता है। this is deviation about mean, this is always 0। तो आंसर is B choice। सिंपल, कुछ नहीं किया यहाँ पर, पेन भी नहीं चलाया आपने। sum of deviation about mean is always 0, so answer is B choice। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन 34, 35, 36, तीनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रहेगी। ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो सेम रहेगी, तीनों के बस जो आंसर है वो अलग वे से पूछा जाएगा। ओके, बट स्टेटमेंट सेम रहेगी, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चन है। 34 पे थोड़ा टाइम लगेगा मेरा, 34 पे टाइम लगेगा, 35 पे कुछ टाइम नहीं लगेगा, 36 पे कोई टाइम नहीं लगेगा। सो जो टाइम लगेगा ओनली 34 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बिकॉज इसको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को मुझे। तो मैं 34 क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए। 34 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है कि टर्म्स आई इन AP। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रहा है 1, सेकंड टर्म दे रहा है, दिस सेकंड टर्म क्या दे रहा है, सेकंड टर्म दिस इज log yx। पर सेकंड टर्म होती क्या है, और सेकंड टर्म log yx दे रहा है,
वो तो क्या होगी 1 प्लस कॉमन डिफरेंस, अगर ए पी है तो। थर्ड टर्म क्या दे रहा है, log जेड वाई, log जेड वाई क्या होगी, थर्ड टर्म है वो 1 प्लस ट्वाइस कॉमन डिफरेंस। और फोर्थ टर्म क्या दे रहा है, फोर्थ टर्म दे रहा है -15 log एक्स जेड। फोर्थ टर्म मीन्स 1 प्लस 3d। ओके, 4 टर्म्स में दे रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो चॉइसेस में हमें क्या क्वेश्चन का पूछा गया, कॉमन डिफरेंस निकालो, मीन्स डी निकालो, डी, हमें डी चाहिए, हमें एक्स वाई जेड नहीं चाहिए। यहाँ से जो एक्स वाई जेड दिख रहा है उसको हमें हटाना पड़ेगा, हमें डी चाहिए। तो इनको सेटिंग करके डी को निकालो। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई की पावर 1 प्लस डी। यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई जेड की पावर 1 प्लस 2d। यहाँ से अगर थोड़ा सोल्व ज़्यादा करना पड़ेगा इसको, log एक्स जेड पहले एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, -1/15 1 प्लस 3d। यहाँ से z की वैल्यू आ गई x की पावर -1/15 1 प्लस 3d। इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो, दिस इज नंबर 3। मैंने बोला आपको एक्स वाई जेड को गायब करना पड़ेगा, तो एक्स वो आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, तीनों को मिला के एक्स वाई जेड को हटा दोगे तो डी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। सो कैसे हटाओगे, आपकी विश, जैसे मर्जी तीनों को सोल्व करो। यहाँ जेड की वैल्यू को डाल दो उसमें, अगर 3 को 2 में पुट कर दोगे, 3 को आप 2 में पुट कर दो, तो वहाँ से जेड की वैल्यू को पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू आ गई क्या बन गई, एक्स की पावर -1/15 1 प्लस 3d एंड 1 प्लस 2d, ये हमारे पास आ गई। ये हमने y की वैल्यू को, हमने इस z की वैल्यू को वहाँ पुट कर दिया, इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अभी भी एक्स वाई का रिलेशनशिप है, अभी भी एक्स वाई है, और ये भी एक्स वाई का रिलेशनशिप है, ये भी एक्स वाई का रिलेशनशिप है। आपकी विश, आप इस y को वहाँ पुट करो या उस x को यहाँ पुट करो, या इस x को यहाँ पुट कर दो, इस y को वहाँ पुट कर दो, आपकी मर्जी है। इसको पुट कर दो, मैं कहूँगा इसको पुट कर दो 1 में, तो y को 1 में पुट कर दिया तो x की वैल्यू मेरे पास आती है y मेरे पास क्या ये वाला है -1/15 1 प्लस 3d 1 प्लस 2d। अब एक और पावर बढ़ जाएगी 1 प्लस d, ये आ गई। तो आपने y की वैल्यू को वहाँ डाल दिया। अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि आपके पास ये भी x हो गया, ये भी x हो गया ना, पावर इज इक्वल टू पावर, तो पावर इज इक्वल टू पावर, तो 1 इज इक्वल टू -1/15 1 प्लस 3d 1 प्लस 2d एंड 1 प्लस d। मैंने कहा था कि बस ये वाला आपका क्वेश्चन लेंथी होगा, 34 लेंथी होगा, 35 36 तो बिल्कुल जीरो लेवल का होगा। बस जो टाइम लगाना यहाँ पर टाइम लगाना आपको। अब यहाँ पर इसके आगे इसको सोल्व करने बैठ गया तो टाइम बड़ा वेस्ट होगा, बिकॉज ये क्यूबिक बन रही है, क्यूबिक में सोल्व करने में टाइम वेस्ट होगा। बेटर है क्या, चॉइसेस डाल दो। तो चॉइसेस जो आ रही है, पहली बात ये है कि डी अगर पॉजिटिव लाओगे, लाइक डी इज 2, फर्स्ट चॉइस 2, और डी पॉजिटिव डालोगे तो ये सब कुछ पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता। डी को अगर पॉजिटिव डालते हो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फर्स्ट चॉइस थर्ड चॉइस को तो बाहर निकाल दो, ये दो तो हो नहीं सकती। आपने -2 डाला, -2 डाल के देखता हूँ क्या होता है। -2 डाला, अगर होता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका ये होगा, और -2 नहीं होगा तो -1/2 होगा। -2 डाल रहा हूँ मैं, -2 डाला तो -6 -5 हो गया, -2 डाला तो -3 हो गया, -2 डाला तो -1 हो गया। तो ये 15 15 कट गया, -3 माइनस है तो माइनस, और एक वो माइनस है +1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू -2 आपका सेटिस्फाई हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इतने से पार्ट में टाइम लगा, ओके। d क्या आ गया, -2 आ गया, ओके। अब फ़ायदा क्या होगा इसको करने का, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको करने का फ़ायदा ये होगा कि जो अगले 2 क्वेश्चंस होंगे वो फ्री के क्वेश्चंस होंगे, ओके। अब मैं इसको पहले नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लिया तो आगे चलते हैं हम। डन स्टूडेंट्स, ये कर लिया होगा आपने नोट। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, वही सेम है सब कुछ, 1 डैट इन AP, ओके। और उसने क्या पूछा, वैल्यू, इस बार क्या पूछा, वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। इस बार आ गया वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको रिलेशनशिप जो ऊपर बताए गए थे उसमें एक्स वाई का रिलेशनशिप क्या था। पहले मैं देखो एक्स वाई का रिलेशनशिप क्या था। एक्स वाई का रिलेशनशिप ये था हमारे पास, क्या था इसमें एक्स वाई का रिलेशनशिप, एक्स वाई का रिलेशनशिप ये था, x इज इक्वल टू वाई की पावर 1 प्लस डी, ये रिलेशनशिप था एक्स और वाई का। एक्स वाई का रिलेशनशिप अगर ये था तो यहीं पर ही मैं सोल्व कर देता हूँ अगला क्वेश्चन। तो ये एक्स वाई का रिलेशनशिप था, क्या रिलेशनशिप था, x इक्वल टू वाई की पावर 1 प्लस डी। आपने d -2 निकाल लिया हुआ है, d क्या निकाला है, -2, आप निकाल चुके हो। तो x की वैल्यू क्या होगी, y की पावर, दिस d को डाल दिया आपने, तो ये हो गया y की पावर -1 मीन्स 1/y। तो x इज इक्वल टू 1/y, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। लो जी, ये क्वेश्चन आपका अगले वाला हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था, x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई 1 आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 35, वो मेरा ये था x इंटू वाई 1। मैंने कहा था ना कि d निकल गया तो ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन हो गया, 35 हो गया, ओके डन। और 36 क्वेश्चन को देखोगे वो भी सेम ही टाइप का है, 36 क्वेश्चन भी सब कुछ सेम है। देखो अगेन सेम क्वेश्चन, 1 डैड डैड इन AP। और यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है y इंटू जेड क्या है, y इंटू जेड पूछा गया है। चॉइसेस में आंसर x में भी है, आंसर z में भी है। तो आइदर आपका आंसर x में होगा या आपका आंसर z में होगा। y इंटू जेड पूछा गया, हम देखते हैं y इंटू जेड में क्या था पीछे। उस क्वेश्चन में y इंटू जेड में क्या रिलेशनशिप था हमारे पास, y इंटू जेड में ये वाला रिलेशनशिप था, ये वाला, ओके। तो यहीं पर हम क्वेश्चन कैरी करते हैं, y और z का रिलेशनशिप हमें पता है, तो वहीं से क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप था y और z का, y इज इक्वल टू z की पावर 1 + 2d, ये रिलेशनशिप हम कर चुके हैं। तो d की वैल्यू को यहाँ पर -2 डाल दो, d की वैल्यू को -2 डाला, -4 मीन्स z की पावर -3। आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया y इंटू जेड, आपसे y इंटू जेड पूछा गया। तो y इंटू जेड क्या हो गया, 1/z²। एक जेड वहाँ लेके z² वहीं रहने दिया, तो y इंटू जेड 1/z²। सो इजी। तो आपके सामने ये आंसर भी आ गया, सेकंड्स में आ गया। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाला था, उसके अगले 2 पार्ट्स इजी थे, ओके। और d को निकालने के बाद ही मैं सारी बातें कर सका हूँ। अब ये भी नहीं कह सकते कि 34 क्वेश्चन नहीं किया, हम सीधा कर दें अगला क्वेश्चन। जब तक आपको d नहीं पता तब तक आप 35 भी नहीं कर सकते, 36 भी नहीं कर सकते, ओके। आपको एक क्वेश्चन का d निकालना आना चाहिए, d निकालना आएगा तभी बाकी 2 क्वेश्चन कर सकोगे आप, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, तो 35 हो गया, 36 हो गया, नाउ 37 तो फिर मैं कहूँगा कि सेकंड्स का क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने थ्योरी कभी सीखी हुई है उसके 2 सेकंड लेने हैं, सिर्फ 2 सेकंड। अगेन 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, है कि नहीं 2 सेकंड का। तो यहाँ पर कॉमा नहीं, ये मल्टीप्लाई है, पहले बता दूँ, ये मल्टीप्लाई है। तो आपको पता है जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है, क्या बोला उसने, चलो पहले ही क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। मीन्स वो इंटरसेक्शन कह रहा है, क्या कह रहा हो, इंटरसेक्शन कह रहा है। तो दिस इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मीनिंग खोलोगे तो क्या मीनिंग है, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। तो प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन ये क्या है, ये जो P1 P2 Pn है वो प्रोबेबिलिटीज है। किसकी प्रोबेबिलिटीज है, E1 E2 En की प्रोबेबिलिटीज है। मीन्स ये E1 की प्रोबेबिलिटी है, ये E2 की प्रोबेबिलिटी है, वो En की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन कब होता है, प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन कब होता है, सभी बच्चों को पता है। प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो कौन सी चॉइस है यहाँ पे, इवेंट्स इंडिपेंडेंट वाली। सो दिस B चॉइस, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, इवेंट्स क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। कोई बच्चे कहेंगे सर ये D चॉइस नहीं हो सकती, यहाँ भी तो इंडिपेंडेंट आ गया, पर एक्सक्लूसिव मुझे नहीं पता कि एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। एक्सक्लूसिव का यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर मुझे इतना पता कि इंडिपेंडेंट है। एक्सक्लूसिव वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया D चॉइस में, वो यहाँ पर कुछ भी उसका यूज़ नहीं हो रहा, एक्सक्लूसिव का कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो आंसर इज ओनली B चॉइस, ओके डन। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 भी मैंने बोला कि सेकंड नहीं लगेंगे, 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है। जितना पढ़ने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा बस। क्या बोला अगेन उसने बोला कि गिवन वी हैव n सेट्स, और क्या बोला, और दीज आर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाना शुरू करूँ, वैसे तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ऐसा कुछ कह रहा कि n सेट्स है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है और उनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस है। तो ऐसा कुछ हो गया, E1 E2 E3 E4 ऐसे कुछ सेट्स हो गए, है ना। तो ये अगर ऐसा E1 E2 E3 सो मैनी, तो ये आपके क्या है, ये एक्सक्लूसिव भी है, ये आपके एक्सक्लूसिव है। क्यों एक्सक्लूसिव है, बिकॉज इंटरसेक्शन एम्प्टी है और ये कवर्स टोटल सैंपल स्पेस है। मीन एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, साथ में एग्जॉस्टिव बोलते हैं। यहाँ कौन सी चॉइस है, बिल्कुल सही चॉइस है। एक्सक्लूसिव मीन्स डिसजॉइंट है और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है, कवर्स टोटल सैंपल स्पेस। ये पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं, टोटल इनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस है। इनका जो इंटरसेक्शन एम्प्टी है, सो दे आर डिसजॉइंट एंड दे आल्सो एग्जॉस्टिव। तो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होता आपको, ऐसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले जो 3 क्वेश्चन है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, पीसी के क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है। तो एक बार देखो, अपना पढ़ो, एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम पैसेज है,
पैसेज सभी का सेम है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का भी चेंज हो गया। 4 इंडियंस 3 अमेरिकन्स, 4 इंडियंस 3 अमेरिकन्स एंड कितने हैं 4 इंडियंस 3 अमेरिकन्स एंड 2 ब्रिटिशर्स। ओके, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। दे अरेंज अराउंड अ राउंड टेबल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, नंबर वेज ऑफ अरेंजिंग देम। इनको राउंड टेबल पे अरेंज करना है। ये आपके कितने पर्सन्स है, टोटल 9 पर्सन्स है। 9 पर्सन्स को जब राउंड टेबल पे बिठाओगे तो कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 9 - 1 मीन्स फैक्टोरियल 8। इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 9 - 1 फैक्टोरियल 8। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका आंसर आ गया फैक्टोरियल 8, सी चॉइस। 9 पर्सन को राउंड टेबल बिठाओगे तो फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल 8 आपका आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल। ओके, डन, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है। अगेन वी हैव 4 इंडियंस, वी हैव 4 इंडियंस, तो 4 इंडियंस 3 अमेरिकन्स 2 ब्रिटिशर्स। तो अगेन दे आर अरेंज्ड अराउंड अ राउंड टेबल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, नंबर वेज इन विच दे हैव टू अरेंज सो दैट 2 ब्रिटिशर्स शुड नेवर कम टुगेदर। इस बार क्वेश्चन यह है कि 2 ब्रिटिशर्स शुड नेवर कम टुगेदर। ब्रिटिशर्स को इकट्ठे नहीं बैठाना, इनको राउंड टेबल बैठाना है और ब्रिटिशर्स कभी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो ब्रिटिशर्स को अभी बाहर निकाल दो, इनको भी बाहर निकाल दो, दोनों को इकट्ठे नहीं बैठाना, दोनों को बाहर निकाल दो। बाकी कितने लोग रह गए, बाकी 7 रह गए। 7 को जब राउंड टेबल बैठाओगे तो फैक्टोरियल 7 - 1 फैक्टोरियल 6 वेज होंगे। 7 लोग आपके राउंड टेबल बैठ गए, आपके 7 पर्सन राउंड टेबल बैठ गए। अब बाकी जो 2 ब्रिटिशर्स हैं उनको भी बुलाना पड़ेगा। 2 ब्रिटिशर्स कहाँ बैठेंगे, 7 के बीच में, राउंड टेबल में 7 के बीच में कितने प्लेस होते हैं, 7 प्लेस होते हैं। लाइन में क्या होता है, लाइन में एक प्लेस बढ़ जाता है। लाइन में 2 के बीच में 3 प्लेस होते हैं। सर्कल में 2 के बीच में 2 प्लेस ही होंगे, 3 के बीच में 3 प्लेस ही होंगे। और यहाँ पर 7 अगर पर्सन को बैठा चुके हो, 7 पर्सन को बैठा चुके हो तो उनके बीच में 7 प्लेस ही होंगे। वहाँ पर 2 ब्रिटिशर को बैठाना है, वहाँ पर 2 ब्रिटिशर को बैठाना है तो कितने वेज होंगे, 7 के बीच में, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ कहीं भी बैठ सकता है। 7 प्लेस हो गए। 7 प्लेस पर अगर 2 को बैठाना है तो कितने वेज होंगे, 7p2। 7 प्लेस पे 2 को बैठाना है। पहले आपने 7 इनको बैठाया, इंडियंस और अमेरिकन को बैठाया राउंड टेबल पे, कितने वेज थे, फैक्टोरियल 6 वेज थे। ओके, वो बैठ गए। फिर 2 ब्रिटिशर को बैठाया, कहाँ बैठाया, दे आर नॉट टुगेदर, उनको अमेरिकन और इंडियंस के बीच में बैठाया। ओके, अमेरिकन इंडियंस के बीच में बैठाया। 7 के बीच में 7 प्लेस थे तो वहाँ 2 ब्रिटिशर को बैठना था। सो मैनी वेज, ये आपके उनके वेज थे, इनके वेज, ये ब्रिटिशर्स के वेज। तो टोटल वेज क्या हो गए, फैक्टोरियल 6 × 7p2। दिस इज आंसर। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हम डेली करते हैं, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 41, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, एवरीथिंग सेम, बिल्कुल सेम। इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया नंबर वेज अरेंज सो दैट 3 अमेरिकन्स शुड सिट टुगेदर। अब 3 अमेरिकन्स शुड सिट टुगेदर, अमेरिकन्स को इकट्ठे बिठाना है। इस बार क्वेश्चन ये है कि वही 4 इंडियंस है, 3 अमेरिकन्स है, 2 ब्रिटिशर्स है। इस पर कंडीशन है कि अमेरिकन्स को इकट्ठे बिठाना है। बैठेंगे राउंड टेबल पे ही, पहले इनको मैं बिठा देता हूँ, पहले सॉरी, इसमें तीनों को इकट्ठे बिठाना है तो तीनों को पहले 1 मान लो, तीनों को x मान लो, तीनों को 1 मान लो। याद होगा जब भी हम इकट्ठे बिठाते हैं तो उसको पहले 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लिया। ओके, तीनों को यूनिटी बना दी, तीनों की, तीनों अमेरिकन की यूनिटी बना दी, अमेरिकन 1, अमेरिकन 2, अमेरिकन 3, इनको हमने 1 मान लिया, x मान लिया। अब 4 ये हो गए, 3 ये, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 4 + 1 + 2, टोटल 7 हो गए। 7 को जब राउंड टेबल में बिठाएंगे तो फैक्टोरियल 7 - 1 फैक्टोरियल 6 वेज होंगे। ओके, फैक्टोरियल 6 वेज हो गए। उसमें 4 इंडियंस बैठ गए, 2 ब्रिटिशर्स बैठ गए और तीनों अमेरिकन इकट्ठे बैठ गए। अब तीनों अमेरिकन इकट्ठे तो बैठे, पर जब तीनों अमेरिकन आपस में इंटरचेंज होंगे तो तीनों अमेरिकन आपने इकट्ठे बिठा दिया, लाइक ये तीनों अमेरिकन इकट्ठे बैठ गए, A1, A2, A3। ओके, जब तीनों आपस में इंटरचेंज होंगे तो नई नई पॉसिबिलिटीज बनेंगी, न्यू सीटिंग अरेंजमेंट बनेंगे। तीनों को जब इंटरचेंज करोगे, तीनों को इंटरचेंज करने के कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 3 वेज होंगे। तीनों जब इंटरचेंज होंगे उसके वेज होंगे फैक्टोरियल 3। पहले बाकी को बिठाया, तीनों को 1 मान लिया, तो ये टोटल पहले फैक्टोरियल 6 वेज थे, तो तीनों आपस में इंटरचेंज होंगे तो फैक्टोरियल 3 वेज हुए। तो टोटल वेज क्या हुए, दिस इनटू दिस, तो टोटल वेज हो गए फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 3। दिस इज आंसर, फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 3, तो आंसर इज बी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, 0 लेवल के क्वेश्चन हम कहते हैं। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब तक कर चुके हो तो ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एवरेज लेवल के क्वेश्चन है। ओके, डन स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
42 क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन मुश्किल है, पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। वी आर गिवन 3 बॉक्सेस, वी आर गिवन 3 बॉक्सेस B1, B2, B3, B1, B2, B3। B1 में क्या है, each box contain 2 balls, each contain 2 balls, okay। B1 contain 2 golden balls, तो B1 में क्या है, 2 golden balls, okay, 2 golden balls। B1 में है 2 golden balls। B2 में क्या है, 2 silver balls, B2 contain 2 silver balls and B3 contain 1 silver, 1 golden। तो ये आपका 1 silver 1 golden। सो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट गोल्डन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम B1, B2, B3। गोल्डन बॉल हमें निकालनी है फ्रॉम B1, B2, B3। तो ये कॉमर्स में है, आंसर भी कॉमर्स में है, मीन्स ये B1 का है, ये B2 का है, ये B3 का है, ये B1 का है, B2 का है, B3 का है। तो मीन्स 3 क्वेश्चन है, तो 3 आपको आंसर देने हैं। पहले B1 का आंसर देना कि B1 से गोल्डन बॉल आई, उसका चांस क्या है। अगर हमने B1 से गोल्डन बॉल निकाली, B1 में है ही 2 गोल्डन बॉल्स, और वहां से गोल्डन बॉल निकालोगे 2 आउट ऑफ 2 बनेगी। और B1 से अगर गोल्डन बॉल निकालोगे, 2 ही गोल्डन बॉल है, 2 आउट ऑफ 2, ओके, दोनों गोल्डन बॉल है, तो 2 आउट ऑफ 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और अगर B1 से गोल्डन बॉल निकालते हो, 2 आपको फेवर कर रही है आउट ऑफ 2, तो 2/2 1, तो 2/2 1 आपका एक C चॉइस में है, एक D चॉइस में है। आगे चलते हैं। अगर हमने B2 से गोल्डन बॉल निकाली, वहां पर कोई गोल्डन बॉल नहीं है, तो 0 आउट ऑफ 2, तो 0। तो देखा जाए तो आपका आंसर C चॉइस आ गया, 1 0 आ गया। आगे भी चलते हैं। अगर थर्ड से गोल्डन बॉल निकाली, वहां पर एक ही गोल्डन बॉल है, 1 आउट ऑफ 2, 1/2, डेफिनेटली आंसर C चॉइस। तो C चॉइस आपका आंसर है, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके, गोल्डन बॉल निकालनी थी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग वाले क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए टाइम वेस्ट करने वाला हो सकता है। आप कोई भी 1-2 निकाल के साथ साथ में मैचिंग को मैच करते रहो। A निकाल लिया, B निकाल लिया, C D निकाल लिया, उसको जल्दी से मैच करते रहो, तो जल्दी से अपना आंसर निकाल लो। आपको चारों निकालने की जरूरत नहीं है, पेपर में चारों निकालने की जरूरत नहीं है। सो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इन GP third term is 24, third term 24 means AR square 24 and sixth term is 192 means AR की पावर 5 192। हमें R चाहिए। तो इतना सिंपल क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, हर बच्चे को पता है। तो डिवाइड करोगे तो R क्यूब, ओके, डेट बाई डेट R क्यूब 192/24, तो ये कितना हुआ, R क्यूब ये हो गया 8 हो गया, है ना। दिस इज हाँ 8 हो गया, R क्यूब 8, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो R इज 2। सो इसका आंसर जो आ रहा है वो 2 है। R2 मीन्स अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है, तो A की मैचिंग 4 से हो रही है, A की मैचिंग 4 से हो रही है, A की मैचिंग 4 से C और D चॉइस बनती है, A की मैचिंग 4 से हो रही है, C और D चॉइस। चलो आगे चलते हैं। A की मैचिंग तो कर ली हमने, B की देखते हैं। A का तो मैंने कर दिया। अब B में क्या होगा, B में देखा जाए तो ऐसा डोंट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ओके। आप किसी को भी पकड़ सकते हो, जूनियर अपने B को देखना है। हाँ, B जो है दोनों का डिफरेंट है, इसका B2 है, इसका B3 है, C को भी पकड़ सकते हो, इसका C3 है, इसका C2 है। D ना पकड़ना, D दोनों का सेम है, D दोनों का सेम है, उसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। B और C में से कुछ भी कर लो जो आपको ईजी लगता है। मैं B कर देता हूँ। B थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन भी है। सम एंड टर्म्स क्या दिया इसमें मुझे, सम एंड टर्म्स मुझे दिया गया AP का। हमें SN क्या सम एंड टर्म्स है, हमें सम ऑफ 2 एंड टर्म्स दिया हुआ AP ऑफ AP, सम एंड टर्म्स ऑफ AP है। क्या दिया, सम ऑफ 2 एंड टर्म्स 3n दिया हुआ है। वो क्या कह रहा हूँ हमें, वो कह रहा है S3n/SN इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को इस समय नहीं आता कि सम ऑफ 2n तो दिया हुआ है, पर ये दोनों कैसे निकाले हम। सम ऑफ 2n का फॉर्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ n का फॉर्मूला नहीं दिया, सम ऑफ 2n का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इस 2n को k मान लो, इस 2n को k मान लो, इस 2n को k मान लो। अब 2n को k मान लोगे तो n क्या हो जाएगा, k/2। उस केस में ये आपका क्या बनेगा, सम ऑफ 2n बन गया सम ऑफ k टर्म्स। 2n को k मान लिया तो n क्या होगा, k/2, n हो गया k/2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सम ऑफ k टर्म्स का, सम ऑफ k टर्म्स का फॉर्मूला बन गया। क्योंकि सम ऑफ 2n टर्म्स के फॉर्मूले में आपको 3n, ये तो कर नहीं सकता कि 2n को 3n डाल दो, 2n को n डाल दो, ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया कि 2n को पहले k मान लो,
उससे क्या होगा 2n को k माना, n हो गया k/2, तो सम ऑफ k टर्म्स हो गया 3k/2। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये हो गया कि जो भी आपको कहेगा वो आप निकाल सकते हो। आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, सम ऑफ 3n बाय सम ऑफ n, ये आपको फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। सम ऑफ 3n क्या होगा, यहाँ पर आपने k को 3n डाल दिया, सम ऑफ n क्या होगा, वो तो k को n डाल दिया। अब आपके लिए ईजी हो गया ना, कितना ईजी होगा, सीधा जो चाहिए वो डाल दिया आपने। और सीधा यहाँ नहीं डाल सकता था मैं, ये जो मुझे 2n दिया हुआ था वहाँ पर मैं सीधा नहीं डाल सकता था मैं, तो मैंने क्या किया, पहले 2n को k मान के सम ऑफ k टर्म्स निकाल लिया, तो k को 3n डाला तो ये बन गया, k को n डाला ये बन गया, 2 2 कट गया, 3n कट गया तो 3 आ गया। अब देखते हैं 3 मेरे पास कहाँ है। 3 मेरे पास जो है वो मेरे पास 3 तो मेरे पास लिस्ट 2 में है ही नहीं, लिस्ट 2 में 3 तो है ही नहीं, तो पता नहीं ये कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या है, तो 3 नहीं है तो हमने इसका आंसर तभी नन लगवा दिया। नन इसलिए लगवा दिया कि 3 मेरे पास आया, 3 कहीं नहीं है मेरे पास ना, तो बी जो 2 कह रहा है तो उसका मतलब 6 आना चाहिए था, वो बी 3 कह रहा है तो उसका मतलब -1 आना चाहिए था, ना 6 आया ना -1 आया, हमारा 3 आया, तो इनमें से कोई आंसर नहीं है। मिसप्रिंटिंग हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, हमसे गलती मीन्स की कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक बाई चांस हो सकती है हमसे भी, अदरवाइज मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है। ओके, वैसे तो हमने इसको प्रॉपर्ली चेक किया है तो कोई हमें लगता नहीं हमारी तरफ से मिसप्रिंटिंग है, पर अदरवाइज जो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो फिर आपका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, नन है आपका आंसर। ओके, बिकॉज आपका आंसर 3 आ चुका हुआ है। ओके, चलो ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, मैचिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं बड़ी ज़्यादा। तो किसका क्वेश्चन है, ओमेगा का क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब भी ओमेगा की बात आती है तो आपके माइंड में क्या चीज़ आनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1। दो बातें तो हमेशा माइंड में रखा करो जब भी ओमेगा की बात आती है। अब इसमें हमें देखो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आसान है, ये हमें साफ दिख रहा है, दिस इज 0 बिना पेन चलाए, तो डी 0 कहाँ है, ये रहा, तो डी का 1, डी का 1 कहाँ भी, डी का 1 दो जगह पे है, ये दो चॉइस में, तो एक चीज़ तो बिना कुछ किए आ गई। ओके, उसमें तो हमने एफर्ट्स भी नहीं किए। अब बी का 3, दोनों में बी का 3 है, बी का 2 है, मैं बी को चेक कर रहा हूँ बिकॉज अगेन बी बड़ा इजी है, ए भी इजी है, सी भी इजी है, पर बी बड़ा इजी है, बी तो बिल्कुल इजी है, बी निकालने वाला हूँ। ये तो निकाल लिया हमने 0 है, मैं बी निकालता हूँ। बी में क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, तो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, बड़ी फास्ट निकलेगा ना ये, तो ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7 मीन्स -2 की पावर 7, ओमेगा की पावर 15 हो गया, ओमेगा की पावर कितना होगा 15, 14 1 15, ओमेगा की पावर 15 क्या होता है 1 होता है, ओमेगा की पावर 15 भी 1 हो जाएगा, तो -2 की पावर 7 मीन्स की -128, -128। अब देखते हैं कि कौन सा बी निकाला ना, बी -128 मीन्स बी का 3 आना चाहिए, बी 3 के पास गया, बी 3 किसके पास गया, ओनली दिस चॉइस में, डी 1 के पास गया, डी का आंसर 1 आ रहा है और बी का आंसर 3 आ रहा है, 3 मीन्स की -128, तो आपका आंसर बी चॉइस आ गया। देख रहे हो स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हो, डी आपका 1 आया था, बी आपका 3 आया था, डी आपका क्या आया था, दिस 1 0 आया था, और बी आपका क्या आया था, -128 आया था, मीन्स 3 आया था, तो आपका आंसर क्या बन गया, बी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फास्ट कर सकते हो, एक दो चॉइसेस को पकड़, एक दो मैचिंग को पकड़ के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप ए मैचिंग को पकड़ते हैं तो क्वेश्चन लंबा हो रहा था, सी मैचिंग से भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा था, हमने बी और डी को पकड़ा, जल्दी से आंसर निकाल लिया। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास आज का, तो लास्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, मैचिंग स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हमारे क्यूट में आने शुरू हो गए हैं, अदरवाइज लिमसेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, पर क्यूट में इसका पैटर्न बनना शुरू हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि चारों को करके देखना पड़ेगा, 4 आंसर निकाल के देखने पड़ेंगे, वो बच्चों वाला काम हमें नहीं करना। हम क्या करेंगे, जल्दी से एक दो मैचिंग देखेंगे, उसी आंसर निकालेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 45 किसका क्वेश्चन है, लोगैरिथमिक का क्वेश्चन है, लोगैरिथमिक का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको अगर लॉग के रिजल्ट्स आते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और लॉग के रिजल्ट्स बड़े सिंपल से होते हैं। सो पहला जो है वो क्या है, जो फर्स्ट वन है वो है log 4 log 3 81, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो log 4 log 3 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 आगे आ जाएगी, तो log 4 log 3 log 3 क्या होता है 1 होता है, और log 4 क्या होता है, दिस अगेन 1, तो ये 1 आना चाहिए, log 3 1 होता है, log 4 भी 1 होता है, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो किस में कौन सी यहाँ पर 1 आ रहा है, तो एक आंसर 1 कहाँ है भी मैचिंग में,
मैचिंग में आपके पास सॉरी ये भी मैचिंग है, तो एक आंसर 1, तो इसकी मैचिंग ए की मैचिंग 3 हो गई है, ए की मैचिंग 3 सी में डी में, 2 चॉइस मेरे पास आ गई है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं बी में जाऊँ सी में जाऊँ, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा बी में 3 और बी में 3 4 आ रहा है, सी में भी डिफरेंट आ रहा है, हाँ तीनों दोनों में, सॉरी सी और डी चॉइस देखनी है मैंने। बी का 4 4 बिल्कुल मैच नहीं करूँगा, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, बी का दोनों का 4 4 है, इसलिए मैच ना करो। अब बी निकाल भी लाऊंगा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका आंसर सी और डी में से एक है, दोनों का 4 4 बी का सेम है, कोई फायदा नहीं हुआ, मीन्स बी का है 4, वो पता है बी का 4 है, निकालने की जरूरत नहीं है। सी का 2 है, सी का 1 है, या डी निकालो या सी निकालो, दोनों में से एक निकालो। सी निकालो, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं शायद आपका डी निकालता, क्योंकि डी मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है, मैं डी निकालता, डी ज़्यादा सिंपल लग रहा है। डी में क्या है, log base 2 256, 256 कितना होता है, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, 2 पावर 8 का होता है 256। तो पावर यहाँ पर आगे आ गई, बिल्कुल वही सेम चीज़ वैसी हो रही है, ये पावर आगे आ गई, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो क्या बना, log 28 बना, log 28 मीन्स log 2 की पावर 3 हो गया, 3 आगे आ गया, तो आपका आंसर 3 आना चाहिए। तो देखते हैं कि आपका ये डी चॉइस कौन सा 3 है, ये 2 है, मीन्स डी का 2 गया, डी का 2 कहाँ है, ये डी का 2 ये डी का 2 ए का 3, तो आंसर इज डी चॉइस। तो आपका आंसर क्या आ गया, डी चॉइस आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन बता रहा था कैसे करने हैं, आपका आंसर डी चॉइस आया, बिकॉज ए का 3 है, डी का 2 है, बाकी 2 मैच करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी बन जाते हैं। अगर चारों करने बैठ गए या 1 बाय 1 करने बैठ गए, अगर आप सेकंड करोगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है। हाँ, हमने यहाँ सोल्यूशन में किया हुआ है, बट आपको नहीं करना, हमने यहाँ सोल्यूशन में सब कुछ किया हुआ है। सेकंड का थोड़ा मुश्किल होगा, थर्ड को थोड़ा मुश्किल होगा, बट फर्स्ट बड़ा इजी था, फोर्थ बड़ा इजी था, दोनों को मैच करके हमने आंसर निकाल दिया। तो अब आपके 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्यूट 2022 पेपर एवरेज था, बड़ा एवरेज पेपर था, और मेरिट भी अच्छी गई थी इसकी, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भी ऐसे ही पेपर आए। और वैसे क्यूट का पेपर इजी आने की उम्मीद होती है, बिकॉज जो क्यूट होता है वो नेशनल लेवल का पेपर है, ये NTA के थ्रू करवाया जा रहा है, तो इसकी ये ज़्यादा टफ नहीं आता, पर क्या पता, कुछ कह नहीं सकते, पेपर कभी टफ भी आ सकता है। और इसी पैटर्न पेपर आया तो आपके सामने है कि ये 45 में से मोर देन 40 क्वेश्चन आप कर सकते थे, बड़ा ईजी पेपर था। ओके, सो इसको आप रिवाइज करो, इस पैटर्न को देखो। ओके, थैंक यू।